इस वक्त बांग्लादेश में जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, जो तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंसा भड़की हुई है, तमामों ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें इस्कॉन और कई हिंदू जो मंदिर हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है। ऐसे तमाम सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश में एकदम से तख्ता पलट कैसे हो गया। आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और इन सभी सवालों के जवाब हम उनसे लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार तनुश्री जी, बड़ी कृपा की आज आप पधारी हैं और आपने मौका दिया वार्तालाप का। सर, सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है कि तख्ता पलट हुआ और अब ये शेख हसीना जो है वो देश छोड़कर भाग गई हैं बांग्लादेश, ये सब क्या मतलब बांग्लादेश में माहौल अभी चल रहा है? बांग्लादेश आप तो बच्ची हैं, सन 1971 में ईस्ट पाकिस्तान जो था वो लिबरेट हुआ। उसके बाद शिमला समझौता हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की तरफ से, इंदिरा गांधी भारत की तरफ से शिमला समझौता हुआ और हमने गलती पे गलती तब से शुरू कर दी। तब गलती की कि 1 लाख पाकिस्तानी युद्धबंदी थे। ऐसा कोई परिवार पाकिस्तान का नहीं थे जहाँ के 2-3 मेंबर हमारे युद्धबंदी नहीं थे। बावजूद इसके हमने उनको तश्तरी पर रख के उनको वापस कर दिया और कश्मीर की समस्या का समाधान तब भी हो सकता था। इसको लोग कठिनाई कह रहे हैं, एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण स्थिति है, लेकिन इसको हम अवसर में बदल सकते हैं। आपने सही कहा कि बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर है, चाटगांव में जो मंदिर है उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है और सीएए की बड़े लोग विरोध कर रहे थे कि साहब हम हिंदू को मुसलमान को भी करेंगे। तो क्या मुसलमान हम, अभी तो कहा यह जाता है कि 6 करोड़ नाजायज़ बांग्लादेशी नागरिक हमारे यहाँ शरण पाए हुए, शरण नहीं घुसपैठ किए हुए हैं, और अब क्या हम और लेंगे? नहीं लेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर वहाँ से हिंदू शरणार्थी आते हैं तो उनकी एवज़ में जो नाजायज़ हैं उनको करें वापस। ये एक ऐसा अवसर है कि जो नाजायज़ बांग्लादेशी घुसपैठी आए हैं उनको करें वापस, क्योंकि आपकी अर्थव्यवस्था 1971 से अब तक बहुत सुधर चुकी है। और जो हिंदू वहाँ पलायन करना चाहते हैं तो हमारा कानून अब हमें इजाज़त देता है कि हम उनको ले आएँ और जहाँ जहाँ ये नाजायज़ रहते हैं वहीं पर हिंदू बांग्लादेशी नागरिकों को वहाँ पर बसाया जाए। अब इस प्रश्न का कि जो उथल पुथल हो रही है, आपने डोनाल्ड लू का नाम सुना होगा, अमेरिकी विदेश विभाग के। ये तख्ता पलट विशेषज्ञ भी कहे जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ तख्ता पलटवाने का ये काम करते हैं। टूल किट इनके पास एक बहुत अच्छा है। 1971 में जब बांग्लादेश का संघर्ष हो रहा था तब जो उनके सेनानी थे जिन्होंने उस संग्राम में या संघर्ष में भाग लिया, उनको 30% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया था। ठीक है, 2018 में शेख हसीना वहाँ पे 15 साल से प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने वो ख़त्म कर दिया। उसका आंदोलन चल रहा था, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। एकदम से हिंसा कैसे आई? क्योंकि डोनाल्ड लू साहब पधारे बांग्लादेश 30 मई 2024 को और शेख हसीना का पलायन हुआ 5 अगस्त को। तो 30 मई से 5 अगस्त के बीच में ऐसा कौन सा टूल किट कामयाब हो गया? आपका ये सवाल कि शेख हसीना को 45 मिनट में वहाँ से भागना पड़ा, जबकि वहाँ पर तो शेख मुजीबुर रहमान की भी हत्या हुई और वहाँ पर तो ऐसा सिस्टम तो है नहीं कि छोड़ने का मौका दिया जाता है। वहाँ तो सर तन से जुदा का सिलसिला होता है। क्यों? क्योंकि शेख हसीना की कज़न आर्मी चीफ को ब्याही हैं। उन्होंने उनसे भिक्षा मांगा कि इनको थोड़ा सा मौका दे दें कि ये चली जाएं यहाँ से, तो इसलिए इनकी जान बच गई, इनको भारत आने का मौका मिला। इंग्लैंड ने शुरू में ही मना कर दिया था। अब आपने जो हालात देखे उनके महल की, जो शर्मनाक पिक्चरें आ रही हैं, जो लूट खसोट उनके निवास पे हो रहा है, उनके जो कपड़े लेकर के जिस फूहड़पने से, जिस निर्लज्जता के साथ दिखाए जा रहे हैं, तुम बच्ची हो मैं बता नहीं सकता हूँ, ऐसी निर्लज्जता पे तो वहाँ पे खाल उतार लेनी चाहिए थे। नहीं उतारेंगे, क्योंकि ये हम समझते हैं कि अब कौन सी शरीयत का पालन हो रहा है कि एक बुज़ुर्ग महिला के आप कपड़े इस तरीके से आप दिखा रहे हैं, लूट रहे हैं रेफ्रिजरेटर को। वहाँ तक चलो हमने मान लिया युवा हो, लेकिन कपड़े तुमने उतार के जिस तरीके से, अब जो खेल है तुम्हारे सामने जियोपॉलिटिकल, ये आखिर अमेरिका चिढ़ा क्यों? हमारे प्रधानमंत्री का रूस जाना, शेख हसीना का चीन के साथ एक संबंध बना लेना, चीन का 20 बिलियन डॉलर उनको आश्वस्त करना, इसके अलावा मैंडरिन जो चीन की भाषा है बांग्लादेश में सिखाना,
और बंगला भाषा चीन के यूनान प्रोविंस में वहाँ पर सिखाना, तो अमेरिका लगा कि बांग्लादेश तो हाथ से गया चीन की गोद में जाके बैठा, तो वहाँ पे तख्ता पलट। अब तुम कहोगी कि आखिर बांग्लादेश में शासन कौन करेगा? फौज करेगी, क्योंकि वहाँ तो फौज बहुत पावरफुल है। बांग्लादेश फौज के 3 भाग हैं, एक प्रो चाइना, एक प्रो पाकिस्तान और एक प्रो इंडिया। तो प्रो पाकिस्तान जो है उसको आईएसआई ने हमवार कर लिया कि तुमको जितना पैसा चीन से मिलेगा उससे ज़्यादा हम अमेरिका से दिलवाएंगे। तो एक पोर्शन जो चीन वाला था और पाकिस्तान वो एक हो गए हैं, वो अमेरिका के पाले में आ गए हैं। जो भारत वाला खंड था बांग्लादेश आर्मी का, वो हल्का पड़ गया है। पूरी तरीके से आईएसआई और सीआईए का जो खेल था अभी कामयाब होता दिख रहा है। तुम पूछोगी फिर आखिर इसका जियोपॉलिटिकल दूरगामी परिणाम क्या होंगे? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि 4100 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा भारत बांग्लादेश सीमा है, और कहाँ कहाँ मिलती है? पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, और ये हमारे 4 स्टेट से मिलती है। और ये 4 से सबसे ज़्यादा संवेदनशील हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। अराकन माउंटेन्स में जहाँ पर म्यांमार में रोहिंग्या समस्या है, वहाँ से अगर आईएसआई का कब्ज़ा है, घुसपैठ है, और इस बॉर्डर को लेकर के यहाँ पर तुमने ये देखा होगा कि जो अभी गड़बड़ी मणिपुर में हुई थी, तो अमेरिका ये चाहता है कि वहाँ पर एक ईसाई देश बना दे। तो ये कैसी बेवकूफ़ी की बातें हो रही हैं? वहाँ ईसाई देश बना के अमेरिका का क्या लाभ होगा? साउथ सी की जो समस्या है, तो अमेरिका के पास कोई होल्ड नहीं है। बांग्लादेश में शेख हसीना के पास नहीं थी जगह, वो ताइवान से कुछ कर नहीं सकता, जापान से कर नहीं सकता है, तो कहाँ से करेगा? लेकिन अगर बांग्लादेश हमवार हो जाए और यहाँ पर एक आपका ईसाई देश बन जाए छोटा सा, जैसे कि उसने अमेरिका ने लाओस और कंबोडिया के पास, बावजूद इंडोनेशिया के पास, उसने एक छोटा सा ईसाई देश एक बनाया है, तो वहीं से तो वो फिर वो खुराफात कर सकता है। उसका लाभ क्या होगा? सारा ड्रग ट्रेड पूरा जो सीआईए चलाता है, अफगानिस्तान में चलाया, यहाँ चला, वो यहाँ से भी चलाएगा। बांग्लादेश नहीं, नॉर्थ ईस्ट के पास और बांग्लादेश के बॉर्डर से और अराकन माउंटेन्स को मिला करके उस एरिया से आपका ड्रग ट्रेड करेगा। सीआईए ने तो एक प्राइवेट एयरलाइन खड़ी की थी जो सिर्फ ड्रग ट्रेड पूरी दुनिया में फैलाती थी। अफगानिस्तान का जो ड्रग ट्रेड था, तुम क्या समझती हो तालिबान दुनिया भर में बेचता था? सीआईए बिकवाता था। पूरी जो वहाँ पर ट्रिलियन डॉलर खर्च हुए, उसका पूरा खर्चा सीआईए ने ड्रग ट्रेड से निकाला है। और अमेरिका को ये लगा कि मोदी जी रूस से ज़्यादा दोस्ती कर रहे हैं, तो यहाँ डिस्टर्बेंसेस पैदा कर लो। और डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए तुमने ये देखा होगा कि जो अभी हथकंडे हुए टूल किट, तुम हमारे यहाँ समाज में विघटन करने की तुम्हें दिखाई नहीं पड़े। आपकी जात क्या है? बड़ा आपको जात प्रेम अब आ गया है। एक समाज और शिक्षा के बाद तो जात प्रथा समाप्त होनी चाहिए। यहाँ पर भी शुरू किया, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। आप अगर समाज में 25% हैं तो आपकी हिस्सेदारी कितनी है? वही चीज़ जो बांग्लादेश में खेल किया गया, आरक्षण हटा, तुम्हारी आबादी कितनी, वो आपने देखा होगा। उसकी गूंज नहीं, वही टूल किट यहाँ खेलने की कोशिश की गई। वो ये भूल गए कि शेख हसीना दूसरी हैं, मोदी जी दूसरे हैं। आपको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। और जो आप आस्तीन चढ़ा चढ़ा करके चुनौती दे रहे हैं ना, मैं आपके मंगल कामना के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, दुस्साहस न कीजिएगा कोई। अब हम यहाँ आते हैं, सीआईए की घुसपैठ आपने देख ली। आपने ये देख लिया कि यहाँ पर शेख हसीना बच क्यों गई। आपने ये देख लिया कि वहाँ पाकिस्तान आर्मी का, अब अमेरिका का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट क्या है। हमारी फ़ौज अभी तक कश्मीर में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान को छूट दे दी। रोज़ हमारे यहाँ घटना हो रही है। पाकिस्तान एक कंगाल देश है, फेल्ड कंट्री है, वो रोज़ हमारे कश्मीर में रोज़ घटना कर रहा है। हमारी फ़ौज वहाँ ऑक्यूपाइड है, लाखों की संख्या में फ़ौज है। लद्दाख में हमारी फ़ौज इंडो चाइना बॉर्डर पे लगी है। अब जैसे हालात हमने कर दिए, 4000 लंबी, जो विश्व की 5वीं सबसे लंबी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहाँ पर हमारी फ़ौज को आपने डिप्लॉय कराने का इंतज़ाम करा दिया। बीएसएफ तो रहेगी ही, दलजीत चौधरी नए जो डीजी हैं बीएसएफ के, वो तो रहेंगे ही, उन्होंने दौरा भी कर लिया। लेकिन बीएसएफ एक सीमा तक, क्योंकि जो पहले बांग्लादेश राइफल थी, अब शायद बीएनपी कहते हैं उनको, वो उनके साथ समन्वय है। लेकिन जो घुसपैठ है, आप देखिए जो वहाँ का परिमाण है स्मगलिंग का,
2020 से 24 तक बताओ कितने की स्मगलिंग हुई थी, कितने का माल पकड़ा गया है इस बॉर्डर पे? 8,500 करोड़ रुपए का स्मगलिंग का माल पकड़ा गया है। तो तुम इसका परिमाण, मैग्नीट्यूड समझ सकती हो कि स्मगलिंग कितनी होती होगी। अब हम तुम्हें बताते हैं कि आर्मी तुम्हारी कश्मीर में लग गई, इंडो चाइना बॉर्डर लद्दाख के आसपास लग गई, अब यहाँ पे नया फ्रंट आपने खोल दिया, अब हम आ गए। तो हमारी आर्मी और रिसोर्सेज स्ट्रेच हो गए, खर्चा बढ़ गया, देश की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर को प्रभाव होने लगा। और देश की जब आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं रहेगी तो इसमें किसका लाभ होगा? अमेरिका का, पाकिस्तान का और देश राष्ट्र विरोधी तत्वों का। इनको हवा कौन देगा? तुमने देखा होगा कि एक पार्टी केवल मणिपुर 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 मणिपुर, प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए? आप ये देख रहे हैं कि इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है। और जो देश जिसको कह रहे हैं कि जोगाम नाम का देश बना देंगे ईसाई, जोगाम किसी एक ट्राइबल का है, जो, और उसके बाद जोड़ करके ये कुछ बनाने का इनका मंसूबा है। और बनाने का मंसूबा अमेरिका, क्योंकि वहाँ से ड्रग ट्रेड अपना भली भांति संचालित करके वहाँ से पूरे विश्व में ड्रग ट्रेड को ये बढ़ावा देंगे और अपने पैसे कमाएंगे। अब हम यहाँ पर बात आते हैं कि सबसे बड़ी हमारी कंसर्न है तात्कालिक, ये तो लॉन्ग टर्म हुई, शॉर्ट टर्म अब समझ लो। अभी तो 5-6 करोड़ नाजायज़ बांग्लादेशी हमसे संभल नहीं रहे हैं, रोहिंग्या नहीं संभल रहे हैं। अब अगर ये आती है तो समस्या हमारी और विकराल और गंभीर हो रही है। हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, लेकिन वो उनकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसको हम एक संकट को एक अवसर में बदल सकते हैं, जो कि भारत बदलेगा। वहाँ से जो अल्पसंख्यक माने हिंदू जो आएंगे, उनको वहीं पे हम बसाएं जहाँ पर यहाँ नाजायज़ बांग्लादेशी, और उनको करें वापस। 1971 में बांग्लादेश भुखमरी पे था, आज एक बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था है। उनको वहाँ ज़्यादा अच्छे अवसर मिलेंगे तो अपने वतन जाएं जा करके और वहीं पर रहें जा करके। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए, हालांकि लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग बातें उड़ती सोशल मीडिया पे आती हैं। मैं सोशल मीडिया को बहुत गंभीरतापूर्वक नहीं लेता हूँ कि भारत को चाहिए कि पूरी समस्या का निराकरण कम से कम अभी मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कोई उसमें रास्ता दिख रहा है। लेकिन ये जो रास्ता मुझे दिख रहा है तनुश्री, वो ये है कि जो चिन्हित बांग्लादेशी नागरिक जो कि नाजायज़ आए हैं, उनको वापस करने का अवसर आज आया है। सवाल यहाँ पर मेरा है कि इसमें आप ममता बनर्जी का कितना बड़ा हाथ मानते हैं? क्योंकि पहले उन्होंने ये कहा कि जो भी बांग्लादेश से आ रहे हैं उनको शरण देंगे, और अब वो ये कह रही हैं कि जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है हम लोग उस तरीके से चीज़ें करेंगे। उसके अलावा अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी संसद में इस बात का मुद्दा उठा और ये कहा गया कि कितने सारे आदिवासी हैं जिनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को भारत कैसे कंट्रोल करेगा अगर ममता बनर्जी डायरेक्ट ऐसे लोगों को शरण देंगी? ममता बनर्जी तो जानी जाती है गैर जिम्मेदाराना बयान से। उन्होंने वैसे भी कभी कोई ऐसी बात नहीं की, और इसमें तो मुंह की खा गए जब भारत सरकार ने और बांग्लादेश दोनों ने उनको प्रोटेस्ट करके उनके पर कतर दिए। कैसे? बांग्लादेश ने कहा कि ऐसी गैर जिम्मेदाराना बातें आप ना करें, और भारत सरकार ने कहा ये विदेश नीति से संबंधित है, राज्य का कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है कि आप इसके बारे में कोई टीका टिप्पणी करें या कोई पहल करें। इस पर तो इनको डिसमिसल तक हो सकता है। इनका संविधान के अनुरूप ममता बनर्जी की सरकार बर्खास्त हो सकती है कि उन्होंने असंवैधानिक के लिए। उनको तो देखिए तुष्टीकरण और वोट बैंक पॉलिटिक्स उनको करनी है, तो वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते ममता बनर्जी ने ये कह दिया। झारखंड की जो बात तुमने कही है, मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ समस्या बड़ी ही गंभीर है। वहाँ पर जिस तरीके से घुसपैठ करवाया जा रहा है, हो नहीं रही है, करवाया जा रहा है, उनको आइडेंटिटी पेपर्स दिए जा रहे हैं, वहाँ सेटल करवाया जा रहा है। और कई जनपदों में अब हालात ये हो गए हैं कि ट्राइबल्स की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है, और आज कई क्षेत्रों में 20% आबादी ट्राइबल्स की कम हो गई है। तो कहाँ चले गए? और मुस्लिम्स की संख्या 22% बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई, कहाँ से आ गए? क्योंकि बसाए गए हैं ला करके। वहाँ के सांसद ने पार्लियामेंट में, संसद में बहुत ज़बरदस्त और भयावह स्थिति का चित्रण किया है, और उसके अंतर्गत तनुश्री ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक सभापति हैं ट्राइबल, लेकिन मुसलमान से शादी की है। वहाँ पे कई पदाधिकारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति मुस्लिम हैं। तो ये कैसे हो जाता है कि जाकर के लव जिहाद के तहत आप जाकर के विवाह कर लेते हैं, उसके बाद होता क्या है? आप कहते हैं लव जिहाद में क्या एक बच्ची का ही थोड़ी ही एक गुमराह हुए, उस बच्ची की पूरी संपत्ति का भी मालिक वो एक ढोंगी पति बन जाता है। वो बाद में चाहे तो संपत्ति लेके के पत्नी की हत्या करा सकता है, वो पत्नी को बेच सकता है।
पत्नी का यौन शोषण करवा सकता है, तो ये लोग इस पे जागरूक हो जाएं, क्योंकि मामला यहीं समाप्त नहीं हो जाता कि लव जिहाद में विवाह हो गया, निकाह हो गया। उसके बाद असली खेल शुरू होता है जब संपत्ति का उत्तराधिकारी। आप देखें, मुश्किल से के लोगों के 1 या 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है तो पूरी संपत्ति का मालिक वो हो जाएगा। अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं तो 1/3 या आधे का संपत्ति का मालिक बन जाएगा वो। तो ये जो प्लानिंग होती है, ये प्लानिंग के पीछे आर्थिक, सामाजिक और एक सोची समझी रणनीति के तहत ये लव जिहाद होता है। और झारखंड में जो डेमोग्राफी बदली, आसाम में जो डेमोग्राफी बदली, आज तुम तो बच्ची हो, लेकिन ये बताते हैं कि आसाम में आज से 50 साल पहले कोई मदरसा मस्जिद दिखाई नहीं पड़ती थी। 50 साल पहले, आज ऐसा कोई चप्पा नहीं है जहां मदरसा मस्जिद न दिखाई पड़ती हो। ये परिवर्तन 50-60 साल में आसाम में आया। वही अब ये झारखंड में कराने की कोशिश कर रहे हैं। वही ये चाहते हैं कि कहाँ पर इनको मौका मिल जाए तो ये उस तरीके से वहाँ पर बिल्कुल छा जाएं। सरकार को और कानून व्यवस्था से संबंधित एजेंसीज को इसके बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और इसके ऊपर एक कार्यनीति करनी चाहिए। सबसे पहले तो मेरा ये सुझाव होगा कि इनको वोटिंग राइट सबके समाप्त होने चाहिए, पहला काम। इनके पहचान पत्र जो भी संदिग्ध हों उनके ले लेने चाहिए वापस, जिन्होंने दिया। जैसे सलून रायबरेली में एक लड़के ने शायद 20,000 लोगों को नकली पहचान पत्र दिए थे। ये कहानी आपको मालूम होगी, सलोन रायबरेली से। और उनके दिए हुए नकली वाले मिले कर्नाटक में, मुंबई में। तो अगर ऐसा कोई रैकेट सामने आता है तो सबसे पहले ऐसे नाजायज़ जो घुसपैठी आ रहे हैं, इनके वोटिंग राइट्स समाप्त कर दें, प्रॉपर्टी राइट समाप्त कर दें, राइट टू एम्प्लॉयमेंट्स ख़त्म कर दें। ठीक, आप ये 3 काम कर देंगे तो घुसपैठ अपने आप लगा। और ये जो आए हुए हैं ये अपनी कुदरती मौत अपने आप मर जाएंगे। हमारे पास खुद अपने बच्चों को रोज़गार देने के लिए नहीं है। क्या बांग्लादेश के 5 करोड़ और जो रोहिंग्या हैं हम उनको दें? ये तो क्रिमिनल्स आ गए हैं, इनको तो वापस करना चाहिए। इस पर असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर कहेंगे कि मुसलमानों के हक छीने जा रहे हैं, मुसलमानों को इस देश में उनके साथ भेदभाव हो रहा है। अभी जब ये मैंने हिंदुओं वाली जिस घटना का आपसे जिक्र किया कि इस्कॉन मंदिर के अलावा कई और हिंदू मंदिर हैं जिनको तोड़ा जा रहा है, इस पर अभी तक ना तो असदुद्दीन ओवैसी का कोई बयान आया है, ना प्रियंका गांधी का कोई बयान आया, ना कोई ट्वीट आया। यही अगर किसी दूसरे धर्म के साथ ये चीज़ें की जा रही होती तो क्या ये लोग शांत बैठते अभी तक? कैसी बात कर रही हो? राजनीतिक व्यक्तियों की बुद्धिमत्ता को तुमको अंदाज नहीं कितने बुद्धिमान है। ये दूसरों का समय और अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। जहां लाभ, शुद्ध लाभ ना हो, वहां पे समय बर्बाद करके अपना वक्तव्य देके क्यों करेंगे? वहां के हिंदुओं के बारे में सहानुभूत करके ये समझते होंगे राजनीतिक आत्महत्या, आत्मघात, उनके बारे में सहयोग करेंगे तो यहाँ के तो जो उनकी बिरादरी के हैं उनका वोट जाएगा ही जाएगा और उनके बारे में छवि के ऊपर भी आघात लगेगा। इसलिए जो आज सबके मुंह में दही जमा है, ममता दीदी से लेके असदुद्दीन ओवैसी और जो है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और जो ये लोग हैं, उन सबके ऊपर तो ये अच्छा दर्पण है। देश याद रखेगा, देश याद रखेगा कि आज जब हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा बांग्लादेश में, कौन शांत रहा और किसने कायरता दिखाई। ये कायरता की निशानी है कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला वोट बैंक के लिए। मैं तुम्हें एक और मिसाल देता हूँ। तुम्हारे चैनल की अर्चना ने फैज़ाबाद से एक बहुत छोटा बड़ी मार्मिक बात कही कि यही अगर लड़की फातिमा होती और अगर बलात्कारी सुरेंद्र कुमार होते तो अब तक तो यहाँ पर्यटन स्थल तीर्थ स्थान बन गया होता। ओवैसी का और लोगों का लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जो आस्तीन चढ़ा के जो लोग बोल रहे हैं, वहाँ तो तीर्थ स्थल बन गया होता। लेकिन इस केस में देख लीजिए कितनी बड़ी त्रासदी है कि किसी के मुंह से संवेदना तो छोड़ दीजिए, कुछ सहानुभूति का एक शब्द, क्योंकि राजनीतिक लाभ नहीं मिल रहा है। ये जितनी चीज़ें हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं इसका जो मेन कारण है वोट बैंक है कि वोट बैंक के पीछे इस तरीके से जो नेता है वो इतना गिर रहे हैं कि इनको संवेदना देना तक ये ज़रूरी नहीं समझ रहे। एक सवाल सर मेरा और है कि खालिदा जिया का नाम सामने आ रहा है कि अब ये कहा जा रहा है बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं वो बनने वाली हैं। क्या ऐसा कुछ होने वाला है? आपका इस पर क्या कहना है? खालिदा जिया एक कद्दावर नेता है, जेल से छूट चुकी है। हाँ। लेकिन एक प्रोफेसर यूनुस भी हैं जो कि 2006 में उनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था, उनका नाम भी एक डिमांड आ रहा है। लेकिन इसका निर्णय जनता नहीं करेगी, इसका निर्णय CIA करेगा और डोनाल्ड लू करेंगे या अमेरिकी CIA और ISI मिल के करेंगे कौन बनेगा। खालिदा जिया बन सकती क्योंकि उनका इंक्लिनेशन काफ़ी प्रो पाकिस्तान है। प्रोफेसर यूनुस
की बातें आ रही, हो सकता है भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने को, लेकिन खालिदा जिया के बनने, क्योंकि जेल से छोड़ने का मतलब क्या है? जेल से छोड़ने का मतलब क्या है? कि मतलब उनके कद को बढ़ाने के लिए है। अभी सर प्रधानमंत्री मोदी क्या स्टैंड लेने वाले हैं इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि मोदी को अक्सर ये कहा गया है जिस तरीके से उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बना के रखा है, अमेरिका को भी हमेशा ये कहा गया कि जो अमेरिका है वो भारत का बहुत अच्छा मित्र है, हमेशा मित्रता निभाएगा। और आगे चलकर अब ये देखने को मिल रहा है कि अमेरिका ही कहीं ना कहीं भारत की पीठ में खंजर भोंक रहा है। तो अब प्रधानमंत्री मोदी का बांग्लादेश और अमेरिका, इसके अलावा पाकिस्तान की भी हम बात कर सकते हैं, पाकिस्तान, इन सब पर क्या स्टैंड लेने वाले हैं? देखिए, हमारा तो राष्ट्रहित सर्वोपरि, राष्ट्रहित सर्वोपरि, और किसी की पिट्ठू बन करके नहीं। अमेरिका खुद अपनी खैर मना ले। अभी तो वहाँ इलेक्शन होने वाला है नवंबर में। ये उम्मीद की जा सकती है कि कमला हैरिस जीतेंगी, डोनाल्ड ट्रंप, और जो जीता है भारत को अपने पत्ते तदनुसार देखने होंगे। पाकिस्तान की बात है, वो तो फेल्ड स्टेट है। वो तुम्हारी भीख के कटोरे में अमेरिका ने अगर 5 बिलियन डाल दिया तो शायद तनख्वाहें मिल जाए 1-2 महीने। अगर भीख नहीं डाले तो पाकिस्तान में तो वैसे भी कुत्ते के गोश्त और चूहे के गोश्त के कबाब बिक रहे हैं। तो पाकिस्तान तो हमारा मेन जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो होना चाहिए चीन की तरफ से, कि चीन की तरफ से चीन वाया बांग्लादेश हमारे ऊपर कोई नॉर्थ ईस्ट में कोई नया फ्रंट खोलने का इंतज़ाम न कर दे। क्योंकि ये जो भी आपने मणिपुर वगैरह में जो समस्याएं देखी थी वो ट्रेलर था आज का। वो तब जो हुआ था वो ट्रेलर था। जो वहाँ पे डिस्टर्बेंस हुए थे वो अननेचुरल थे, वो नेचुरल नहीं थे। तो आप कुछ बहुत ही अलर्ट, और कई फ्रंट पे, और कोई भी चीज़, आज रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, इजराइल में डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, इजराइल और पैलेस्टीन में चल रहा है। तो इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र अब आप देखिएगा कि ये घटनाक्रम कोई बहुत सामान्य सरल नहीं है कि इसमें ये कह दें क्या होगा। तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि अगर एक चीज़ इनमें से गड़बड़ाती हैं तो पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगी। इजराइल पैलेस्टाइन हो, यूक्रेन रशिया हो, या आपका अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, यहाँ पर कौन बनता है प्रेसिडेंट बांग्लादेश का, या आर्मी का टोटल कंट्रोल, ये तो निश्चित है। और उसके बाद जो इक्विलिब्रियम आके रुकता है तनुश्री, वो डिसाइड करेगा कि आगे का घटनाक्रम कैसा होगा। लेकिन आगे के 90 दिन बड़े क्रिटिकल हैं, हमारे लिए नहीं, बांग्लादेश के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए।